तो ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है मेरे साथ। मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। 8 राज्यों की 49 सीटों पर आज वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। उत्तर प्रदेश में तो शाम 6 बजे तक वोटिंग है। कई राज्यों में वोटिंग खत्म हो चुकी है और कई राज्यों में वोटिंग चालू है। तो शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर आज वोटिंग है और इन 14 सीटों पर केंद्रीय मंत्री से लेके बड़े बड़े दिग्गज नेता आज उनकी दाव साख पर लगी हुई। आज उनका परीक्षण है। तो 8 राज्यों में 49 सीटों पर वोटिंग और दोपहर 3 बजे तक इन 49 सीटों का वोटिंग परसेंटेज मैं आपको बता दूं तो लगभग 45.33 यानी कि कह सकते हैं आप 46% वोटिंग हो चुकी है। ये 3 बजे तक के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। 3 बजे तक के आंकड़े के हिसाब से 45.33 यानी 46% वोटिंग हुई है। फिलहाल अभी तक ये जो वोटिंग परसेंटेज है ये ठीक ठाक माने जा रहे हैं। अब आखिरी पड़ाव जो बचा हुआ है वोटिंग परसेंटेज का, जब चुनाव आयोग डेटा रिलीज करेगा तो पता चलेगा कि वोटिंग परसेंटेज ओवरऑल कैसी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में अब तक उत्तर प्रदेश में 47.53% वोट हो गया। तो 14 सीटों पर ओवरऑल सीट की बात कर रहा हूं मैं। ओवरऑल अभी तक 47% वोटिंग हुई। और राज्यों की तुलना में बात करें तो पश्चिम बंगाल अव्वल चल रहा है, यानी अब पश्चिम बंगाल में जमकर वोटिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में अमेठी सीट पर 45.13 यानी आप 45 ही मानकर चलिए फीसदी अभी तक मतदान हुआ है 3 बजे के डाटा के मुताबिक। तो कैसरगंज सीट पर 46% वोट हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संजय यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं अमेठी से, और झारखंड से हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे जुड़ गए हैं। चंदन वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। चंदन, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। लखनऊ ऐसी सीट है जिस पर अभी तक वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से सबसे कम वोटिंग हुई है। इसके पीछे 2 मुख्य अगर कारण हो तो अगर ये गर्मी को हटा दिया जाए कि गर्मी एक वोटिंग परसेंटेज में बाधा बनने का सबसे बड़ा कारण है, लेकिन और क्या वजह आप ये मानते हैं या वोटर्स मान रहे हैं जिसकी वजह से लखनऊ में, जहां पर राजनाथ सिंह जैसे बड़े और कद्दावर नेता चुनाव मैदान में खड़े हो, वहां वोटिंग परसेंटेज इतना कम कैसे? देखिए शिवम, वोट परसेंटेज जो कम है उसको लेकर अगर देखिए बात की जाए राजधानी लखनऊ की, तो एक तो गर्मी चरम सीमा पर है, और वहीं दूसरा अगर बात करें तो कई ऐसे वोटर्स हैं जो लखनऊ छोड़ के विदेश में रह रहे हैं। तो ऐसे कई वोटर्स हैं जो विदेश से आकर भी लखनऊ में अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने घर से नहीं निकलना चाहते, कुछ ऐसे हैं जो विदेश में है। लेकिन हालांकि इसको लेकर लगातार जो जिला अधिकारी हैं सूर्यपाल गंगवार और तमाम जो एनजीओज है उसने भी अवेयरनेस करने का काम किया है, यानी जागरूकता का काम किया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी घर से निकलना नहीं चाहते हैं, तो उसकी वजह से भी वोट परसेंटेज कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं, मैं तो लगातार पोलिंग बूथ पर बना हुआ हूं, कई लोगों से मेरी बात हुई है। कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो बकायदा, जिनके पास साधन नहीं है, कोई ई रिक्शे से आ रहा है तो कोई व्हीलचेयर से आ रहा है, लेकिन अपने मत का प्रयोग कर रहा है। क्योंकि साफ तौर पे ये देखा जाता है कि लोकतंत्र का महापर्व है, और ऐसे में जो वोट है, उनका जो मत है, वो सबसे ज्यादा अहम माना जाता है, क्योंकि एक वोट से सरकार गिरती है और सरकार बनती है। तो ऐसे में देखिए ये भी चीजें सामने आ रही हैं। दूसरा गर्मी तो चरम सीमा पर है ही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर है और बाहर रहकर भी अपने मत का प्रयोग नहीं करना चाहते, जिसको लेकर ये चंदन, एक वोट से सरकार बन सकती है, बिगड़ सकती है, सीट प्रत्याशी जीत सकता है, हार सकता है, इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं। लेकिन जिस हिसाब से अभी तक 3 बजे के आंकड़े देखें तो 47% वोटिंग हुई है। जिस प्रकार से बड़े बड़े दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसद और बड़े बड़े दिग्गज नेता जिस तरीके से प्रचार प्रसार किए और वोटर को जागरूक किए, ये आंकड़े वोटर को जागरूक करने के लिए पर्याप्त हैं कि वोटर जागरूक हुआ है या वोटर उसी तरीके से सुस्त अवस्था में पड़ा रहा, वो इंटरेस्ट ले नहीं रहा है? ये आंकड़े क्या दिखाते हैं आपके?
देखिए शिवम, ये भी माना जाए कि कुछ जागरूकता अभियान में कोई कसर नहीं रही। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह सोशल मीडिया पर अपने एक्स पर लिखा था कि जो भी लोग हैं पहले मतदान करें, उसके बाद जलपान करें, और सबसे वोट की अपील की गई थी। उसके साथ ही साथ जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, उन्होंने भी एक बड़ी अपील किया था। साथ ही साथ तमाम ऐसे मंत्री हैं और तमाम ऐसे अधिकारी हैं, वो चाहे उत्तर प्रदेश के डीजीपी की बात कर लिया जाए, प्रशांत कुमार भी वोट डालने गए थे। और साथ ही साथ जब उनसे ये बात की गई तो उनका भी साफ तौर पे ये कहना था कि जो जनता है उससे मेरा अपील है कि अपने घर से निकले और मतदान करें। लेकिन ऐसे में अगर वोट परसेंटेज देखिए कम देखे जा रहे, तो अभी ये 3 बजे का आंकड़ा है, अभी 6 बजे का आंकड़ा जारी होगा, उसके बाद देखिए कुछ चीजें निकलकर सामने आएंगी कि किस तरह का ये वोट परसेंटेज है। हालांकि जो जनता है अभी भी अपने घर से निकल रही है और लगातार आ रही है, अपने मत का प्रयोग कर रही है। लगातार लोग आ रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जो अभी 3 बजे का ये वोट परसेंटेज जारी हुआ और अभी जो 6 बजे का वोट परसेंटेज जारी होगा, तो ये मान के चला जा रहा है, जो कयास लगाया जा रहा है करीबन 60% तक ये जाने का ये कयास लगाया जा रहा है। लेकिन जो जनता है वो भी लगातार निकल रही है और जागरूकता अभियान में भी कोई कसर नहीं रही थी। जी शिवम। जी संजय, आप लगातार अमेठी के चुनाव को कवर कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, सुबह 7 बजे से वोटिंग चालू है, आप जगह जगह जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि सुबह से वोटिंग जिस हिसाब से हो रही है, उस हिसाब से आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से बड़े बड़े नेता हैं, स्मृति ईरानी से लेकर के आप कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं किशोरी लाल शर्मा इस बार मैदान में उतरे हैं, जिस प्रकार का हुआ था उस प्रकार की वोटिंग आप देख पा रहे हैं जमीन पर, या वोटर उसी तरीके से हल्का फुल्का इंटरेस्ट दिखा रहा है? क्या कुछ नजारा है आपके सामने और क्या कुछ देखा अभी तक आपने? शिवम जी, आपको बता दें कि अमेठी में अगर हम बात करें तो बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है वो चुनाव प्रचार में आए थे। वो केंद्रीय मंत्री के पक्ष की बात करें स्मृति ईरानी में, तो स्वयं सीएम जो योगी आदित्यनाथ हैं वो 2-2 दौरा अमेठी का लगा चुके हैं। उसके बाद जो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा है वो भी आए, और लास्ट जो अंतिम चरण का चुनाव 18 तारीख की शाम 5 बजे तक थमना था, तो कहीं ना कहीं लास्ट में जो अमित शाह हैं गृह मंत्री, वो भी जो है यहाँ पर रोड शो कर रहे थे। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से भी बड़े बड़े दिग्गज जो है वो अमेठी में आए, चाहे वो राहुल गांधी की बात करें या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात करें, फिर प्रियंका गांधी जो है वो लास्ट में अमेठी के जायस में जो है वो रोड शो कर रही थी। लेकिन देखा जाए मतदान प्रतिशत का तो कहीं ना कहीं गर्मी थी, और गर्मी के बाद अगर देखा जाए तो जो 5 बजे का जो बुलेटिन जारी हुआ है मतदान का, उसमें हम अपने 5 विधानसभा सीट की बात करें तो गौरीगंज में जो है वो 53.45% मतदान अभी तक हो चुका है। और अमेठी की बात करें तो अमेठी में 49.67% मतदान हुआ है। और अगर तिलोई की बात करें तो 55.12% मतदान हुआ है, और जगदीशपुर में 52% मतदान हुआ है, सतोन में 53.14, यानी टोटल लगभग अमेठी में 5 बजे तक 52.66% मतदान शिवम जी हो चुका है। अभी कम से कम 1 घंटे का जो समय था उसका आंकड़ा भी आना बाकी है। तो ये कयास लगाया जा रहा है कि 55% के आसपास जो अमेठी में मतदान है वो होने की संभावना शिवम जी जताई जा रही है। तो सुबह से आप हैं पूरे मैदान में उतरे हुए हैं, पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। जब आप मैदान पर उतरे, वोटर का क्या विचार है, वोटर क्या सोचकर वोट करने जा रहा है? और जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने यह कहा था कि हम क्लीन स्वीप करेंगे अमेठी में, यानी कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो कहीं नजर नहीं आएंगे, और लगातार हमने देखा मुख्यमंत्री से लेकर बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता, इवन दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री से लेकर बड़े बड़े नेता अमेठी पहुंचे और स्मृति ईरानी के लिए प्रचार प्रसार किया। तो जिस हिसाब से स्मृति ईरानी ने हवा बनाया, दिखाया कि हम क्लीन स्वीप करेंगे अमेठी, तो राहुल गांधी को हमने हरा दिया, तो फिर किशोरी लाल क्या है, वो माहौल आप क्या देखते हैं? क्या लड़ाई है, या वाकई स्मृति ईरानी इस बार भी क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ रही? और शिवम जी, आपको बता दें सुबह 6 बजे के आसपास हम पहले मतदान केंद्र पर पहुंचे थे। 7 बजे वहां पर वोटिंग स्टार्ट हुई। उसके बाद तकरीबन हमने 200 मतदान केंद्र की स्थिति को देखा और लोगों से बात भी किया। बात में ये साफ तरीके से लोगों का कहना था कि इस बार जो मतदान है वो महंगाई पर है, बेरोजगारी पर है, और कहीं ना कहीं जो है वो देखा जाए तो जो शिक्षा है और किसानों की जो बात है, यानी कि ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि कांग्रेस ने वॉक ओवर दे दिया है अमेठी में, लेकिन ऐसा कुछ भी जो जमीनी हकीकत है कि कांग्रेस ने कोई वॉक ओवर नहीं दिया है। लड़ाई बिल्कुल कांटे की बनी है अमेठी में, और जब तक 4 जून के नतीजे नहीं आ जाते हैं तब तक ये कह पाना बिल्कुल संभव नहीं है कि अमेठी का 2024 का नया सांसद कौन होगा, क्योंकि दोनों पार्टियां जो है वो लगातार दावा कर रही थी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही थी कि यहां से कमल खिलाकर दिल्ली भेजेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो कांग्रेस के प्रत्याशी केएल शर्मा है उनका भी कहना था कि इस बार जो है
कांग्रेस का जो खोया हुआ गढ़ है उसे हम वापस लेकर देखेंगे। तो कहीं ना कहीं एक और भी नई बात आई है कि इस समय जो अमेठी का चुनाव था, जब चुनाव प्रचार लोग जोर शोर से कर रहे थे तो उस समय लोगों का कहना था कि इस बार चुनाव जो है वो जनता बनाम नेता लड़ा जा रहा है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अमेठी का रण इतना आसान नहीं है। वो चाहे स्मृति ईरानी की बात करें और चाहे के.एल. शर्मा की बात करें, तो कहीं ना कहीं जब तक ये पूरी काउंटिंग हो नहीं जाती, 4 जून को जब मतगणना हो जाएगी तो मतगणना के बाद ही अमेठी की स्थिति क्लियर हो पाएगी कि अमेठी में कमल खिलता है या कांग्रेस का खोया हुआ गढ़ वापस मिलता है। अब हम चलेंगे अपने सहयोगी झारखंड से हमारे साथ जुड़े हुए अजय पांडे। अजय, जिस तरीके से अभी तक झारखंड में 53.9 यानी कि आप कह लीजिए मोटा मोटा 54% की वोटिंग हुई है। 3 बजे के हिसाब से ये वोटिंग परसेंटेज जो आए हैं 53, क्या ये सही है? और जब अभी कुछ देर बाद वोटिंग परसेंटेज जारी होगा 6 बजे तक का, यानी फाइनल जब वोटिंग परसेंटेज जारी होगा, हालांकि ये तो देखने की बात होगी कितना वोटिंग परसेंटेज जाता है, क्या ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि वोटिंग सही तरीके हो रही है और वोटर सीरियस है वोट देने को लेकर, या बस ऐसे ही चल रहा है कि वोटर का मन किया तो बाहर आ गया, वोट दिया, नहीं मन किया तो नहीं आया? बिल्कुल नहीं। ये झारखंड में सुबह से ही अब लगातार देख सकते हैं कि जब पोलिंग स्टार्ट ये शुरू हुई तो लगातार हर प्रत्येक बूथों में लंबी कतारें देखी गई हैं। खास करके आपने देखा होगा कि महिलाओं की सहभागिता बहुत जबरदस्त रही है। और अब चतरा से लेकर के हजारीबाग की अगर हम बात करें तो अब तक जो चुनाव आयोग ने अभी तक जो अपने वेबसाइट पर जो आंकड़े भेजे हैं वो सबसे ज्यादा हजारीबाग में अभी मतदान हो, यानी 63% से अधिक वहाँ मतदान है। ये संभावना जताई जा रही है। जब 6 बजे तक ये पूरी की पूरी रिपोर्ट अगर जाएगी तो मुझे लगता है कि 67% लगभग आंकड़े ये पार कर सकते हैं। मैं हजारीबाग की बात कर रहा हूँ। अगर चतरा की बात देखें, चतरा लोकसभा का अधिकांश क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहां भी उन्होंने मतदाताओं ने जमकर वोट पर चोट डाला है। आप देख सकते हैं कि वहाँ जो आंकड़े हैं अब तक 60% से अधिक यानी 60.78% अभी बढ़ोतरी हुई है। तो ये मुझे लगता है कि 6 बजे तक इंतजार करना चाहिए और 6 बजे तक इंतजार करने के बाद ये मुझे भी लगता है कि 64% यहाँ भी मतदान जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस लोकसभा चुनाव को लेकर के या झारखंड में खास करके ये 3 सीटों की अगर हम बात करें तो काफी पिछले की तुलना में जो प्रथम चरण जो चुनाव हुआ था झारखंड में उसकी तुलना में कहीं बेहतर इस बार मतदान हुआ है। तो कहीं मुझे लगता है कि राज्य के लिए और देश के लिए मतदाता जागरूक है। मुझे लगता है कि नई सरकार को चुनने के लिए काफी उत्साहित हैं। अजय, झारखंड में जिस तरीके से बीजेपी का परचम लहराया गया, जितने भी सांसद हैं लगभग वो सब भारतीय जनता पार्टी के। एक सांसद थी कांग्रेस में लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी का रुख कर चुकी। जिस तरीके से बीजेपी ने 2019 में अपना परचम लहराया था, सीधा सा सवाल, क्या इस बार भी बीजेपी उसी मूड में और उसी क्लीन स्वीप करने के मूड में नजर आ रही है, या एक तरीके से यह कहें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस या इंडी गठबंधन के जो नेता हैं या जो उनकी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो कहीं पर टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं, या बीजेपी उन्हें बैकफुट पर ले जाती हुई नजर आ रही है? आप तो जमीन पर हैं, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। जी बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं कि झारखंड में 14 सीट वाले राज्यों में आप देख सकते हैं कि जो भी बीजेपी का जो क्षेत्र है वो जो गढ़ है, तो निश्चित रूप से ये चुनाव जो है मोदी फैक्टर के रूप में जरूर दिखेगा आने वाला समय। लेकिन अगर कोडरमा की अगर हम बात करें अभी तो कोडरमा में कड़ी टक्कर है, यानी आप समझ सकते हैं कि विनोद सिंह केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा को कड़ी टक्कर दे सकती हैं। और मुझे लगता है कि जो वोटों का अंतराल पिछले चुनाव में 2019 में जो अंतराल वोट के जो अंतराल मिले थे वो इस बार नहीं मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो दूसरी तरफ अगर हम चतरा की बात करें तो के.एस. त्रिपाठी कालीचरण सिंह को पानी पिला सकते हैं, क्योंकि वो काफी अपने चुनाव में लगातार वो अपने स्वयं मजबूत से प्रचार धुआंधार प्रचार किया था। हालांकि कांग्रेस की तरफ से उनको बहुत ज्यादा पार्टी की तरफ से मदद नहीं मिली, लेकिन वो अपनी ताकत अपनी मेहनत के बदौलत वो बीजेपी प्रत्याशी जो है कालीचरण सिंह जी को पानी पिला सकते हैं, ये देखा जा सकता है। लेकिन हजारीबाग की अगर हम बात कर सकते हैं तो हजारीबाग में जो फाइट है मुझे लगता है क्लीन स्वीप है। हजारीबाग जो वोटर परसेंटेज जो दिख रहे हैं सामने आंकड़े जो आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि बीजेपी के खाते में ये सीट जा सकती है। और गांधी की बात अगर हम बात करें, चूंकि देखिए सबसे रोचक है तीन संसदीय चुनाव के बाद गांधी का भी उपचुनाव होना है। यहाँ कल्पना सोरेन यानी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव के पहली बार मैदान में चुनाव में है।
और ये देखिए, ये चुनाव उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है, जेएमएम के लिए भी और इंडिया गठबंधन के लिए भी। और ये देख सकते हैं कि कल्पना के लिए राजनीतिक कैरियर से लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा का तकदीर तय करेगी, यानी उनका वो दिशा तय करेगी क्या होगा। क्योंकि जो अंदेशा लगाए जा रहे थे, यानी कल्पना सोरेन को सुचिता कृपलानी के रूप में देखा जा रहा था कि अब नई मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया जाता, ये भी देखने वाली बात है। अगर ये चुनाव जीतती है तो अजय, इंडी गठबंधन में जो अलायंस है वो कहीं पर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देता हुआ नजर आया, क्योंकि जिस तरीके से इंडी गठबंधन के नेता लगातार झारखंड पहुंचे थे और माहौल बनाने की कोशिश की थी और ये कह रहे थे कि इस बार बीजेपी का सफाया होगा, क्या वो इंडी गठबंधन के जो नेता लगातार जा रहे थे झारखंड में और ये दावा कर रहे थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा, वो जमीनी तौर पर कहीं नजर आ रहा है, या वोटर का मनसा पूरी तरीके से साफ है कि उससे टारगेटेड जाना है और वोटिंग करनी है, सामने निकलकर आना है और फिर इसके बाद मामला पूरी तरीके से क्लियर कर देना है? देखिए, तस्वीरें साफ है कि जो अब तक जो पिछले बार जो 4 सीटों पर हुआ और इस बार 3 सीटों पर हुई है, तो इन तीनों सीटों पर जो फाइट है, मतलब समझिए कि जो मोदी फैक्टर्स है, निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्टर्स का मैजिक जो है इस बार झारखंड में देखने को जरूर मिल सकता है। लेकिन जो फाइट है वो काफी टाइट है। दो सीटों में आज की जो आंकड़े सामने आए हैं बिल्कुल टाइट फाइट है, लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि इन 7 सीटों में अब तक जो चुनाव हुए, जो अपने मतदाता ने अपना फैसला जो सुनाया है, निश्चित रूप से एक नई दिशा की ओर बढ़ेगी। ठीक है, आप चलेंगे अपने अमेठी वाले मित्र संजय यादव के पास। संजय, जिस तरीके से वोटिंग चल रही है, 2019 की बात करें तो राहुल गांधी थे स्मृति ईरानी के सामने और यह माना जा रहा था कि राहुल गांधी स्मृति ईरानी को पटक नहीं देंगे, लेकिन स्मृति ईरानी ने ठीक उसका उल्टा किया और राहुल गांधी को वायनाड भेज दिया। फिर 2024 की बात आती, 2024 में यह कहा गया पहले कि राहुल गांधी सामने आएंगे और चुनाव लड़ेंगे, वो तो रायबरेली चले गए और केएल शर्मा को सामने खड़ा कर दिया। क्या केएल शर्मा, राहुल गांधी की जिस भूमिका में दिखाने की कोशिश किया जा रहा था केएल शर्मा को, केएल शर्मा जमीनी तौर पर स्मृति ईरानी को वो टक्कर दे पा रहे हैं, या कांग्रेस ने वो सीट जानबूझकर ढिलाई कर दी उस सीट पर कि केएल शर्मा जीते तो जीते, हार गए तो कोई बात नहीं? शिवम जी, आपको बता दें कि अमेठी जो है, अमेठी में कहीं ना कहीं राजनीतिक गढ़ भी माना जाता है और कांग्रेस का भी पारंपरिक सीट मानी जाती है। तो कांग्रेस ने इस बार बहुत बड़ा राजनीतिक खेल खेला है अमेठी में। कहीं ना कहीं जो मुद्दा था, लगातार जो स्मृति ईरानी थी या जो भारतीय जनता पार्टी थी और लगातार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर वार कर रही थी, लेकिन जिस दिन से केएल शर्मा को अमेठी का लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया, उस दिन से पूरी भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो स्मृति ईरानी की बात करें या और की बात करें, तो अमेठी का जिक्र छोड़ते हुए वो रायबरेली की तरफ बात करना शुरू कर दिए थे। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब अमेठी पहुंचे केएल शर्मा एक दिन पहले ही अमेठी आ चुके थे और जब केएल शर्मा नामांकन के दिन, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो खेमे में थी वो मायूसी देखने को मिल रही थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही प्रियंका गांधी उनके नामांकन में पहुंची और उन्होंने लोगों से कहा कि मैं 3 दिन बाद वापस आऊंगी, उसके बाद जब नामांकन के लिए एक बड़ा हुजूम निकला, बड़ा जनसैलाब निकला, हजारों लोग जब कांग्रेस के दिखे, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस खेमे में एक खुशी की लहर दौड़ी और उसके बाद ऐसा कारवा बना, ऐसा माहौल बना कि जमीनी हकीकत की बात करें तो कहीं ना कहीं केएल शर्मा पूरी तरीके से कड़ी टक्कर दे रहे हैं इस समय स्मृति ईरानी को। ये बिल्कुल जनता जो है वो कह रही है कि कहीं ना कहीं हमारा जो वोट है वो महंगाई पर है, बेरोजगारी पर है। तो ऐसे में ये देखा जाए तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया था। तो ऐसे कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां जो है लगातार सशक्त थी, क्योंकि आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं शिवम जी की भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से यहाँ पर बोलना शुरू किया था, उनके जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी है जिस तरीके से पलटवार कांग्रेस पर करती थी, उसके बाद से केएल शर्मा इधर जब चुनाव में उतरे तो कहीं ना कहीं दो जनसभा सीएम की लग चुकी है। जो योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुखिया, उनकी 2 जनसभाएं अमेठी में हो चुकी है, गृह मंत्री भी अमेठी में आ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी आ चुके हैं और पार्टी अध्यक्ष भी आ चुके हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि किस तरीके की कवायद भारतीय जनता पार्टी की थी कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ। लेकिन दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी अपने चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी है, क्योंकि सबसे बड़ी जनसभा की अगर बात करें तो लोगों में चर्चा का विषय बना था, क्योंकि जिस दिन नंद महार धाम पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव आए थे जनसभा करने के लिए, वो अमेठी की सबसे बड़ी जनसभा थी और जिसकी चर्चा बहुत दिनों तक लगभग लोग लगातार चौराहे पर करते रहे, लगातार चाय की दुकानों पर करते रहे, क्योंकि वो ऐसी जनसभा थी जिसमें शिवम जी मैं स्वयं मौजूद था और मैंने देखा कि तकरीबन जब तक राहुल गांधी और
अखिलेश यादव की जनसभा चलती रही। लोगों की जाने की बात छोड़िए, कम से कम आना लगातार उनका जारी रहा। तो इससे यह साफ जाहिर होता है कि कांटे की टक्कर अमेठी में बनी हुई है और कहीं ना कहीं कोई भी प्रत्याशी, चाहे वो के.एल. शर्मा की बात करें, चाहे स्मृति ईरानी की बात करें, इन दोनों प्रत्याशियों में कोई ये नहीं कह सकता कि अमेठी का सांसद मैं ही हूं, क्योंकि 4 जून को जब मतगणना होगी उसके बाद ही कंफर्म हो पाएगा कि अमेठी का 2024 का सांसद कौन होगा। शिवम जी, ठीक है। संजय आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अजय आपका भी, चंदन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सुबह से इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो 5वें चरण का मतदान कुछ ही क्षण में खत्म हो जाएगा और फिर हमें फाइनल वोटिंग परसेंटेज पता चलेगा और यह पता चलेगा कि जिन बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की साख आज ईवीएम में कैद हो जाएगी, उसके बाद परिणाम के दिन क्या होगा यह तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।